नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज फिर से 67वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत एडिटोरियल टेस्ट सीरीज का अगला सेट लेके आए हैं, जो कि आगामी 67वीं बीपीएससी के अलावा सीडीपीओ, दरोगा, बिहार पुलिस सहित अन्य एग्जामों के लिए भी उपयोगी होगी। तो चलिए सीरीज को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए, ये एडिटोरियल का सेट नंबर 12 है और इससे पहले की 11 सेट चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से वो वीडियो आप देख सकते हैं, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर दे दूँगा, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए मैं ऑप्शन को ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। जो ऑप्शन हमको लगेगा कि ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं उस पर थोड़ा सा अधिक डिस्कस कर दूँगा। बाकी क्योंकि ऑप्शन को ज़्यादा डिस्कस करने से टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा, जिसके कारण वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं जो ज़रूरी होगा मैं उसको बताते चलूँगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक के अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो को थोड़ा फास्ट में देख सकते हैं, जो रिवीजन देख सकते हैं, तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट कहता है कि भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? गोथिक स्थापत्य कला, तो ये किया गया था, देखिए पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था गोथिक स्थापत्य कला। इसके अलावा क्या है कि गोवा, दमन दीव और के रूप में पुर्तगालियों को पहले ही मतलब इस पे कब्जा कर लिया था और इसको 1661 में शासन किया, और ये सबसे पीछे ही गोवा को छोड़ के भी गए थे ये। तो सबसे पहले ये आए भी थे सबसे पहले, और गए भी सबसे बाद में गए पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगालियों ने ही सत्ता और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में इसको विकसित करना शुरू किया था। ठीक है, और सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली ही थे, और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली ही थे। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष का नेता की उपाधि दिया गया था? देखिए, विपक्ष का नेता को उपाधि किनको दिया गया था? तो ये दिया गया था गोपाल कृष्ण गोखले को दिया गया था। एक बार क्या हुआ कि जब 1902 में जब बजट पेश हुआ था ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो उसका पुरजोर विरोध किए थे, उसकी खामियों को बताए थे, जिसके कारण क्या होता उस समय से ये कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो गए थे ब्रिटिश संसद में, और इसके कारण था कि भारतीयों को भी उन पर गर्व होने लगा था, होता था। तो यही कारण है कि विपक्ष के नेता के रूप में उनको सम्मानीय उपाधि दिया गया था। तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट देखते हैं। प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, प्लासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। तो याद रखें 23 जून, हो सकता है एग्जैक्ट डेट आपसे पूछा जाए। 23 जून 1757 को हुआ था। 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो बंगाल का जो नवाब थे सिराजुद्दौला थे, उनके साथ क्या हुआ था, विश्वासघात हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि ये युद्ध एक तरफा युद्ध था, जिसके कारण क्या होता है, विश्वासघात के कारण ही रॉबर्ट क्लाइव बिना लड़े ही युद्ध जीत गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सिंध राज्य और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ था? देखिए, कहता है ना कि सिंध डाक नामक, ये सिंध नाक से डाक टिकट जो जारी हुआ था वो पहला बोल रहा है, पहला कब हुआ था? तो देखिए 1852 में हुआ था। पहला हुआ था 1852 में। जबकि अगर बात करें हम लोग कि 1854 से 1931 तक, यानी बात किया जाए 1854 से 1931 तक के हम बात करें, तो उस समय के जो डाक टिकट जो जारी होता था उसमें क्या रहा था, महारानी विक्टोरिया, एडवर्ड सप्तम हो गया, जॉर्ज परचम हो गया, जॉर्ज छठे के चित्र का वाला ही डाक टिकट जारी होता था। लेकिन सिंध डाक टिकट जो हुआ था एक मुंबई कराची जो मार्ग पे प्रयोग के लिए हुआ, मतलब वो उसका प्रयोग सब जगह नहीं होता था, वो उसी मार्ग पे होता था। तो वो हुआ था 1852 में हुआ था। और सिंध के उस समय मुख्य जो आयुक्त थे कौन थे? सर बर्टलर फोरे थे, सर बर्टले फोरे थे। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है शिवाजी के राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे बात किया जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, कहता है काठी से राज्य की भूमि पूरी भूमि नाप ली जाती थी। बिल्कुल सही है। उस समय जब शिवाजी के जो राजस्व व्यवस्था था उस समय काठी से ही पूरी भूमि को नाप लिया जाता था। उपज का लगभग 30%, यानी कि होता था 1/3 होता था। तो लगभग 30% राजपथ था। ठीक है, कृषि पैदावार से नगद के रूप में राजस्व चुका सकता था। तो ये भी सही था। जमींदारों अपने हलकों में राजस्व वसूली करती थी, ये गलत था। ऐसा कुछ व्यवस्था वहां पर था नहीं। ठीक है, वहां पर क्या था, रैयत वाड़ी व्यवस्था था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसे जाता है? पहली बार बजट पेश करने का श्रेय जो जाता है, ये जाता है, जो कि पहले बार जेम्स विल्सन थे। ये जेम्स विल्सन थे। और ये कब पेश किया गया था? तो 1860 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
कहता है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किसके समय हुआ था? देखिए, भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था, ये किसके समय हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड लैंसडाउन के समय हुआ था। लॉर्ड लैंसडाउन के समय हुआ था। और उस समय जो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा हुआ था, वही डुरंड रेखा जिसको हम बोलते हैं, जो कि अभी मौजूदा समय में भारत पाकिस्तान के साथ है। क्योंकि बंटवारे के समय पाकिस्तान के वाला छोर उस साइड चला गया, जिसके कारण क्या हो गया, वो भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ अभी एग्जिस्ट करता है करंट सिचुएशन में। तो डुरंड आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था किसको? सर हेनरी मोर्टिमर डुरंड। इनका नाम में ही डुरंड लगा हुआ है, इसी के नाम पर डुरंड रेखा नाम दिया गया था। और अफगानिस्तान के साइड से कौन थे? अमीर अब्दुल रहमान थे। इन्हीं दोनों के बीच ये रेखा रेखा खींचा गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड लैंसडाउन। ये हुआ था, कब हुआ था? तो ये 1893 में हुआ था। ठीक है, और इसका जी बात करें, लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल कब था? 1888 से 1894 तक था। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किया गया था, ये किया गया था 1902 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो देखिए, सबसे पहला जो बलिदान दिया था, ये दिए थे मंगल पांडे दिए थे। मंगल पांडे ने ही क्या किए थे, वो चर्बी वाले कारतूस चलाने से इनकार कर दिए थे। और यही कारण था कि ये 29 मार्च 1857 को, डेट याद रखिएगा, 29 मार्च 1857 को ही ये क्या किए थे, बैरकपुर छावनी में गोली से उड़ा दिए थे। एक जो अंग्रेज अधिकारी था, उनको उड़ा दिए थे। और ठीक इनको 8 अप्रैल को फिर फांसी दे दिया गया था। तो ये जो सबसे पहले जो बलिदानी दिए थे, ये कौन दिए थे? तो मंगल पांडे ही दिए थे 1857 के विद्रोह में, क्योंकि विद्रोह यहीं से शुरू हुआ था, बैरकपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहता है ईश्वर ने भारत का विशाल साम्राज्य अंग्रेजों को ईसा मसीह की विजय झंडा एक कोने से दूसरे कोने तक फहराने के लिए सौंपा है। प्रत्येक अंग्रेज को पूरी शक्ति इस काम में लगा देनी चाहिए, ताकि ताकि भारत को ईसाई बनाने के महान कार्य को पूर्ण किया जा सके। यह कथन कौन है? मतलब कोई अंग्रेज अधिकारी थे, जो कि बोले थे कि मतलब कि सारे जो भी भारत के जो समुदाय के लोग हैं, उनको किस तरह ईसाई बना दिया जाए, यह एक अच्छा मौका है। तो कहने का मतलब है कि ये कथन मतलब किसके द्वारा दिया गया था? तो ये देखिए, ये था कंपनी के नियंत्रक मंडल अध्यक्ष मैगलन। इन्हीं के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1857 में, ब्रिटिश संसद में ये बोले थे। ठीक है, इनका जो मेन मोटो यही हुआ कि हिंदू मुस्लिम को ईसाई बनाने में लगे हुए थे। सेना के धार्मिक आधार पर भी भेदभाव किया जाता था, और उस समय भारतीय सैनिकों को भी ईसाई बनाने पर जोर दिया जाता था। तो इसके देखिए, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिए थे, ये ऐसा नहीं कि इनका ये मंशा था। इन्होंने अपने पूर्व के जो अधिकारी, जो ब्रिटिश जो शासन कर रहे थे ऑलरेडी इंडिया के अंदर, उनके लिए ये आवाज़ उठाए थे। कौन थे? कंपनी के नियंत्रक मंडल अध्यक्ष मैगलन मैगलस थे। यही बोले थे, कब बोले थे? 1857 के ब्रिटिश संसद में बोले थे, ये बोलते हुए आरोप लगाए थे। ठीक है, तो यह याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय सरकार से निम्नलिखित में से कौन सी मांग की गई थी? जब देखिए, जब 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो कौन कौन सा मांग रखा गया था? तो हम देखते हैं, कहता है फर्स्ट, कहता है केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए। तो ये बिल्कुल सही है, ये मांग रखा गया था। सेकेंड, कहता है कि कुछ सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी पूरा अवसर मिला जाए। ये भी बिल्कुल सही है। और बाकी था सैनिक व्यय में भी कमी किया जाए, सैनिकों पर जो खर्चा होता था उसको भी कम करने के लिए बोला जाता था। नेक्स्ट कहता है भारतीयों से गठित एक आयोग प्रशासन की जांच करे। नहीं, ये मांग नहीं था, केवल यही 3 गो मांग था। 1885 के जो कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था सरकार के समय, 3 गो यही मांग रखा गया था। तो यानी 1 2 3 बिल्कुल सही है, 3। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, कहता है महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार 1924 में कांग्रेस बेलगांव यानी कर्नाटक में जो है का अधिवेशन किया था। बिल्कुल सही है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। बिल्कुल सही है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। ये भी सही है। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले अंग्रेज जॉर्ज यूले थे। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट कहता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबी थी। यानी कि यहाँ पर सारे जो भी कथन है जो कांग्रेस से रिलेटेड है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
कहता है भारत में वन विभाग की स्थापना और प्रथम वन अधिनियम के वर्ष की चिन्हित करिए। देखिए, तो कहता है कि जो भारत में प्रथम जो जब देखे कि पेड़ पौधे ज़्यादा कट रहे हैं और जंगलों की समस्या हो रही है, तो उस समय क्या 1864 में पहला वन अधिनियम आया था। वन विभाग की स्थापना किया गया था 1864 में, ठीक है। और इसकी स्थापना की गई थी 1864 में, और फिर इसके लिए अधिनियम आया था 1865 ईस्वी में आया था, ठीक है। और यदि इसकी बात किया जाए कि वर्ष 1878 में भारतीय वन विभाग को संशोधित किया गया था, जो कि अंग्रेजों के अधीन ही था उस समय 1878 के समय। तो भारतीय वन अधिनियम को संशोधित किया गया था। इसके बाद 1972 में इसमें फिर से संशोधन किया गया था आज़ादी के बाद। तो पूछा जा सकता है कि आज़ादी के बाद भारतीय वन अधिनियम में उसमें संशोधन कब किया गया था, तो 1972 में किया गया था। तो आप ये भी याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो देखिए, कहता है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से कोई भी नहीं थे, बिहार के से कोई भी शामिल नहीं हुए थे। लेकिन अगर दूसरा अधिवेशन की बात की जाए तो बिहार से कई लोग शामिल हुए थे, जिनमें थे शालिग्राम सिंह थे, विश्वेश्वर सिंह थी, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा थे एवं गजाधर प्रसाद आदि बहुत सारे जो शामिल हुए थे बिहार में। लेकिन फर्स्ट वाला में कोई भी शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रा राक्षस पुस्तक की मुद्रा राक्षस पुस्तक की विषय वस्तु क्या है। मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया है। तो ये कहता है हिंदू अनुश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में है। नहीं, ये क्या है, हम डायरेक्ट चंद्रगुप्त मौर्य के समय दरबार की दूर संबंधियों के बारे में बताता है। जो मुद्रा राक्षस बताता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय दरबार में दूर संबंधियों के बारे में जो बताता है, यही मुद्रा राक्षस पुस्तक की विषय वस्तु है। नेक्स्ट देखते हैं, पारमिता का अर्थ क्या है। पारमिता का अर्थ क्या है, पारमिता का अर्थ है परिपूर्णताएं जिसकी प्राप्ति के बाद बोधिसत्व पथ प्रस्त हुआ था। कहता है पारमिता का अर्थ क्या है, तो परिपूर्णताएं जिसकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है बौद्ध स्थापत्य चैत्य और विहार में क्या अंतर है। कहता है बौद्ध स्थापत्य, कहता है तो इसका देखते हैं, कहता है कि चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है किस मूर्तिकला में सैंधव हरित स्तरित शिष्ट चट्टान का प्रयोग होता है। किस मूर्तिकला में सैंधव हरित यानी स्तरित शिष्ट चट्टान का प्रयोग होता है, तो ये होता है भरहुत मूर्तिकला में। ये होता है भरहुत मूर्तिकला में, जो चट्टान होता है वो हमेशा हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग किया जाता है भरहुत मूर्तिकला में। और भरहुत मूर्तिकला जो है वो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने स्थापित करवाए थे। और वहीं अगर बात की जाए इसकी 2वीं शताब्दी में भी शुंग काल के दौरान इसके स्तूपों का कुछ कार्य किया गया था, ठीक है। और जो भरहुत से प्राप्त अवशेष है वो बुद्ध की पूर्व जन्म की जातक कथाओं हो गया, कथाओं का दृश्य बताता है। साथ ही वृक्ष, वेदिकाएं, पुष्प, जानवरों आदि की जो आकृतियाँ था वो भी रेखांकित की गई है, तो उसके जानकारी मिलता है भरहुत कला से। यहाँ पर बात करने वाली बात है कि मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग होता है, तो वो भरहुत मूर्तिकला में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। जो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम क्या था, तो ये था मणिग्राम था। नेक्स्ट देखते हैं, एलोरा में गुफाओं का शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है। तो देखिए एलोरा का जो मंदिर का निर्माण है वो किसी एक न होके वो, तो देखिए इसका संबंध क्या हो जाएगा। इसका संबंध देखिए एलोरा के गुफाओं का जो शैलकृत मंदिरों का जो संबंध हो गया वो बौद्धों से है, हिंदुओं से है और जैनियों से भी है। वहीं बात किया जाए आजीविकों से इसका संबंध नहीं है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, याद रखना है। साथ ही साथ इसके अलावा देखें कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिलों में एलोरा नामक स्थान पर अपने गुहा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। इसमें बौद्ध की 12 गुफाएं हैं। वहीं बात किया जाए एलोरा में 17 गुहा मंदिर है, जिसमें अधिकतर जो राष्ट्रकूट शासक द्वारा निर्मित किया गया है। साथ ही कैलाश मंदिर सर्वप्रसिद्ध है। ये जो मंदिर का ग्रुप है उसमें कैलाश मंदिर क्या है, प्रसिद्ध है। और एलोरा में 5 जैन मंदिर भी मिलते हैं, जिनका निर्माण जो हुआ 9वीं शताब्दी के अंतर्गत किया गया था। इसमें इंद्र सभा मंदिर है। और बात की जाए 13वें तीर्थ का जो पार्श्वनाथ की समाधि प्रतिमा भी मिलती है यहाँ से। तो हमको याद रखना है कि एलोरा में जो गुफा तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है, तो जैन से भी है, बौद्ध से भी है और हिंदू से भी है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है हर वह निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता था। तो हर वह क्या होता था, एक प्रकार का टैक्स होता था जो कि लगाया जाता था किस पे, सिंचाई कर पे लगाया जाता था, जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था ये
हर्ब सर्व का। वहीं बात की जाए फिरोज शाह तुगलक द्वारा दीवान खैरात का भी स्थापना किया गया था, जो कि निर्धन मुसलमान, अनाथ, मतलब जो निर्धन है, गरीब है, अनाथ स्त्रियां हैं, विधवाओं हैं, उनकी आर्थिक सहायता के लिए भी बनावल गया था दीवान खैरात। तो वो भी किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की अवधारणा का उद्देश्य क्या था? सुलह कुल का अवधारणा का जो उद्देश्य था वो क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता था, यानी कि आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना था। ठीक है, साथ ही आपको यह भी याद रखना कि 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही की स्थापना किया था। कब किया था? तो 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही की स्थापना किया था, जिसका उद्देश्य था, धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था इसमें था। उसका उद्देश्य क्या था? आपसी भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए ही। और हिंदू मनसबदारों में अगर बात की जाए तो एकमात्र बीरबल ही दीन इलाही को स्वीकार किया था। नेक्स्ट देखते हैं। सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का निर्माण का कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? तो देखिए, सासाराम का जो मकबरा था उसका निर्माण स्वयं शेरशाह ने करवाया था, ये बिल्कुल ठीक है, शुरू करवाया था ये, लेकिन अगर पूरा कौन करवाए थे तो इस्लाम शाह ने पूरा काम करवाए थे। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर बात किया जा रहा है निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था, तो पूर्ण किया गया था इस्लाम शाह के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। तीन काठिया पाती का संबंध किस प्रकार की खेती से है? तो देखिए, ये था नील की खेती से। आपको पता है कि जो 1917 में, 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, गांधी जी के नेतृत्व के अंदर हुआ था, तो उस समय जो 3/20 यानी 3/20 यानी यदि आपके पास 20 कट्ठा खेत है तो 3 कट्ठा में आपको नील की खेती अनिवार्य था। और नील की खेती से क्या होता था, उपजाऊ क्षमता भी खराब हो जाती थी, साथ ही साथ इसका जो एक उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता था, क्योंकि इसका खरीदार कौन थे? ओवरऑल अंग्रेज ही थे इसके खरीदार। तो यही कारण थे कि किसानों को कहीं ना कहीं दोहन हो रहा था, जिसके कारण तीन कटिया पत्ती के खिलाफ 1917 में चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था, और कहीं ना कहीं इसमें सफलता भी मिला था और उनको खत्म कर दिया गया था फिर। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो देखिए, बिहार में जो नमक आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था, कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो याद रखें, नमक आंदोलन। ठीक है, तो इसकी जो रूपरेखा बिहार के अंदर अगर नमक सत्याग्रह की बात किया जाए, नमक आंदोलन की बात किया जाए, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं अगर हम देखें कि जवाहरलाल नेहरू ने भी इस आंदोलन में पूर्व बिहार का दौरा कर जनता से आंदोलन में भागीदारी का आह्वान किया था। यानी कि उस समय जो डॉक्टर राजेंद्र जवाहरलाल नेहरू थे, वो भी बिहार का दौरा किए थे उस समय, और लोगों से भी इस आंदोलन को जुड़ने के लिए आह्वान किए थे। तो हम बात किया जाए कि बिहार में नमक आंदोलन किसके रूपरेखा किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन का प्रारंभ कब किया गया था? तो देखिए, ये गया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया था गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। बिहार हेराल्ड का जो प्रकाशन किया गया था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कब किया गया था? 1875 में किया गया था। तो आपको याद रखना, 1875 में बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किया गया था। पटना से प्रारंभ किया गया था, ये भी याद रखें। ठीक है, और प्रकाशित होने वाला, यह बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार था। तो आपको याद रखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो वीडियो को आगे पीछे करके फिर से दोबारा देख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन से कई तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको याद रखना है सारे पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? 1857 की क्रांति से कौन संबंधित नहीं है? तो ये देखिए, ये अब्दुल बारी का संबंध नहीं था। देखिए, वीर कुंवर सिंह नेतृत्व किए थे। हम लोग को पता है कि वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में ये आंदोलन का नेतृत्व किए थे। वहीं अगर इनके मृत्यु के बाद, इनके शहीद होने के बाद अमर सिंह ने किए थे। पीर अली जो है ये पटना से नेतृत्व किए थे, लेकिन अब्दुल बारी का संबंध इससे नहीं है। तो हमको याद रखना है कि इसका सही आंसर हो जाएगा, अब्दुल बारी का संबंध नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध की माँ का संबंध किस वंश से है? तो देखिए, गौतम बुद्ध का संबंध जो है ये किससे है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोलीय वंश से हो जाएगा। कोलवी वंश से संबंध है गौतम बुद्ध का, जो माँ का संबंध है वो कोली वंश थे। इसकी मौसी, बाद में इसकी मृत्यु हो जाने के बाद, इसकी गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी मौसी जी थी प्रजापति गौतमी, ये इन्हीं ने इनके लालन पालन किए थे। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किन का संबंध चंपारण आंदोलन से नहीं था? तो देखिए, चंपारण आंदोलन से संबंध किनका नहीं था? तो ये जयप्रकाश नारायण का संबंध चंपारण आंदोलन से नहीं था। जयप्रकाश आंदोलन का संबंध 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किए थे, तो ये उनसे थे, लेकिन ये इनसे संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं।
वहीं अगर बात किया जाए कि चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन थे, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, जेबी कृपलानी हो गए, ये सारे हैं, लेकिन जयप्रकाश नारायण का संबंध नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है लछुआड़ किस धर्म से संबंधित स्थल है और कहाँ स्थित है। लछुआड़ जो है, तो लछुआड़ देखिए ये जैन धर्म से संबंधित स्थल है और ये कहाँ है, जमुई में है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार कौन था। सूबेदार या प्रांतपति उसी को बोला जाता था। तो ये कौन थे, तो ये थे मखदूल मुल्क थे, ये थे मखदूलपुर। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का जो सूबेदार हुए या प्रांतपति कौन थे, तो मखदूल मुल्क थे। नेक्स्ट देखते हैं, 1929 में पारित विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार लड़के व लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या था। यानी जो 1929 में जो बिल आया था विवाह के लिए, वो उनके लिए जो उम्र निर्धारित किया गया था, ये किया गया था 18 वर्ष लड़कों के लिए और 14 वर्ष लड़कियों के लिए किया गया था। यानी दोनों के बीच 4 वर्ष का गैप था। और मौजूदा अगर हालात में भी बात किया जाए तो 21 वर्ष और 18 वर्ष है। यानी पुरुषों के कितना है उम्र, 21 वर्ष है, जबकि लड़कियों का कितना है, 18 वर्ष है। यही 18 वर्ष को अभी 21 वर्ष करने की तैयारी किया जा रहा है, यानी दोनों का बराबर। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं भारत के किस नेता ने सर्वप्रथम पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़कर देखा था। तो ये कौन नेता थे, तो ये थे लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय ने ही भारत के जो नेता थे सर्वप्रथम पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़कर देखा था। नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने यही बोला था कि संगठित पूंजीवाद जो है भारत का रक्त चूस लिया और उसे खोखला बना दिया है। तो उसके लिए आवाज उठाने के लिए तत्पर हुए और पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़कर देखें। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्न में से कौन सा कथन अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित नहीं है। तो देखिए फर्स्ट कहता है दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत, ये बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। चेहरा दागने की प्रथा और हुलिया लिखने का प्रथा वही अलाउद्दीन खिलजी के समय ही शुरू हुआ था। साथ ही साथ दीवान मुख्तराज पद का सृजन हुआ, ये भी बिल्कुल सही अलाउद्दीन के समय में हुआ था। दीवान रियासत और शाहनाए मंडी नामक विभाग का स्थापना भी कौन किए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई एकता प्रणाली की समाप्ति, ये भी अलाउद्दीन ने किया था। एकता प्रणाली जो समाप्त किया गया था। एकता प्रणाली क्या होता था, बेसिकली क्या होता था कि जो सेना उना का जो देख रेख करते थे उसको क्या कहता था, एक जमीन ही दे दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रथा का जो अंत किए थे वो कौन किए थे, अलाउद्दीन खिलजी किए थे। इनके जगह पर ये एकता प्रणाली की जगह पर ये नगद वेतन देना शुरू किए थे। साथ ही साथ आपको अलाउद्दीन खिलजी से आपको ये भी याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ही क्या थे, उस समय क्या थे, अस्थाई सेना रखे हुए थे, एक मजबूत शक्तिशाली सेना रखे हुए थे। और ये क्या किए थे, साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि उस समय जो बाजार का जो पूर्ण नियंत्रण था, यानी कि हर चीज़ का जो रेट था वो फिक्स कर दिए थे अलाउद्दीन खिलजी। क्यों, क्योंकि जो सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था तो उनको एक फिक्स रेट में सारा सामान को उपलब्ध किया था। हर मार्केट में सभी चीज़ों का रेट वो फिक्स कर दिए थे, लगभग खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं उसका रेट जो फिक्स कर दिए थे, ताकि इसका रेट में उतार चढ़ाव ना आवे, जिसके कारण क्या हो कि सैनिकों का जो वेतन दिया जा रहा है उसमें ही उनका खर्चा चल सके और प्रॉपर एक बैलेंस कंडीशन में रहे, महंगाई ना बढ़े। तो इसके लिए बाजार का पूरा नियंत्रण कर दिए थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में के महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो ये था किसका था, तो ये था जहांगीर के समय के था। कहता है मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि किसके समय हुई थी, तो जहांगीर के समय हुआ था। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि में जहांगीर के शासन काल की उपलब्धि बहुत मानी जाती है। और साथ ही साथ जहांगीर ने सर्वप्रथम मेवाड़ की ओर से ध्यान ध्यान दिया तथा 1605 ईस्वी से लेकर 1613 ईस्वी तक मेवाड़ के लिए कई अभियान महावत खां के नेतृत्व में भेजा गया था। महावत खां, ठीक है। इसका अंतिम अभियान था कौन, शहजादा खुर्रम, जो कि शाहजहां को ही बोला जाता था, खुर्रम के नेतृत्व में भेजा गया था। इसके परिणाम स्वरूप मेवाड़ के राणा अमर सिंह तथा मुगलों के बीच संधि हो गया था, कब, 1615 ईस्वी में। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपको याद रखना है क्या, कि मेवाड़ का युद्ध और चित्तौड़ की संधि किसके समय हुआ था, जहांगीर के समय हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था। चंदेरी की युद्ध ये लड़ा गया था बाबर और मोदिनी राय के बीच लड़ा गया था। बाबर और मोदिनी राय के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1528 ईस्वी में लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध। इसमें क्या होता है, मोदिनी राय की हार हुआ था और ये अंग्रेज बाबर की अधीनता को स्वीकार कर लेते। फलस्वरूप इसके इस समय भी क्या हुआ था कि कई महिलाओं ने भी जौहर प्रथा का कारण वो आत्मदाह कर लेते। जौहर प्रथा जो होता है कि जो मतलब अपने अस्मिता को बचाने के लिए जो स्त्रियां थी वो आग के हवाले मतलब अपने आप को जला लिए थे, आत्मदाह कर लिए थे, वही होता है जौहर प्रथा। नेक्स्ट देखते हैं, सिख धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों को संकलित किया गया था। तो ये किया गया था किसमें, फखरुद्दीन गंज शंकर। फखरुद्दीन गंज शंकर, आपको याद रखना है, शंकर
आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, बाबा फखरुद्दीन याद रखना है। तो इनसे क्या होता था, जो जो धर्म ग्रंथ हैं इनके, जो सिख धर्म के जो गुरु थे, वो इनसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही मतलब इनके विचारों से प्रेरित थे, जिसके कारण क्या था, आदि ग्रंथ बाबा फरीद के नाम से इसको ये फरसों थे, तो ये अपने उनके जो विचार थे उनको संकलित किया था। यानी कि जो सिख के जो गुरु हुए, इनमें से जो पांचवें गुरु अर्जुन देव थे, तो वो इनसे काफ़ी ज़्यादा, जो बाबा फखरुद्दीन गंज शकर थे, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थे, मतलब इनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होकर इनके जो विचार थे उनको आदि ग्रंथ में सम्मिलित किए थे। ठीक है। इसके अलावा रैदास, कबीर, नानक आदि संतों की भी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब्दुल रज़ाक गुरनाह को वर्ष 2021 का नोबेल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया, उसका संबंध किस देश से है? तो देखिए, ये साहित्य का जो नोबेल 2021 का मिला है, ये किसको मिला है? तंजानिया के हैं अब्दुल रज़ाक गुरनाह, उन्हीं को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। पैरा ओलंपिक 2020 में चर्चा में रही भावना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो भावना पटेल का संबंध किससे है? पैरा टेबल टेनिस से है। ये है पैरा टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है एससीओ सदस्य देशों द्वारा पावडी एंटी टेरर 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है, कहाँ किया गया है? पाकिस्तान में किया गया है। पाकिस्तान में किया गया है। एससीओ सदस्य द्वारा पावडी एंटी टेरर 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पाकिस्तान में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो ये कहाँ किया गया है? कनाडा में किया गया है। कनाडा में खोज किया गया है इनके भूवैज्ञानिकों द्वारा 1.6 बिलियन पुराने वर्ष का 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी का खोज किया गया है। कहाँ किया गया है? कनाडा में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए सहवास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत किया है? यानी कि देखिए, सवास योजना एमएसएमई के लिए, कहता है किस संस्था ने एमएसएमई के लिए सवास और आरोग्य ऋण योजना शुरुआत किया गया है? तो ये किया गया है सिडबी के द्वारा किया गया है। सिडबी के लिए कौन कौन है? तो ये एमएसएमई के लिए सवास और आरोग्य योजना की शुरुआत किया है सिडबी ने। नेक्स्ट देखते हैं। भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो ये देखिए, किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो ये हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा और त्रिपुरा हो जाएगा। मिजोरम और त्रिपुरा, यानी इन दोनों के साथ जोड़ा गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो ये मिजोरम और त्रिपुरा। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखें, जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कहाँ नॉर्थ ईस्ट है और कहाँ बिहार है। तो हम लोग गेसिंग में नहीं कर पाएंगे अगर हम लोग को याद नहीं होगा, तो इसलिए हमको याद रखें करेक्ट डाटा मिजोरम और त्रिपुरा है। ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बिहार के साथ जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी हाल ही में ईड़ा तूफान किस देश में तबाही मचा रखा है? जो ईड़ा तूफान है ये कहाँ तबाही मचा रखा है? तो ये अमेरिका के लुसियाना में दस्तक दे चुका है। यानी इसको हम हो जाएगा यूएसए हो जाएगा, इसका हो जाएगा यूएसए हो जाएगा, लेकिन अगर जगह की बात करें तो लुसियाना में दस्तक दे चुका है। ठीक है। ये अत्यंत खतरनाक 4 श्रेणी का जो तूफान है। ठीक है। यूएसए ईडा तूफान कहाँ है? तो यूएसए में। नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? तो ये रखा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये रखा है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत रखा है। कथन भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को जो भारी उद्योग का जो लिस्ट था उसके से हटाकर वहां से हटाकर कहाँ रखा गया है? तो ये वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? टोक्यो पैरालंपिक में कौन था? तो ये टेकचंद थे। ठीक है। कहता है ना कि थंगवेलु मरियम कोरोना संक्रमित एक विदेशी यात्री के संपर्क में आने के बाद टेकचंद टोक्यो पैरालंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। इससे पहले कौन थे? थंगवेलु मरियप्पन कोरोना से संक्रमित हो गए थे एक विदेशी यात्री के संपर्क में आने के कारण। उसके बाद क्या थे? तो ये टेकचंद टोक्यो पैरालंपिक्स उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक बने थे। ठीक है। तो आपको याद रखने, हो सकता है नाम कन्फ्यूजन करने के लिए आपको मिल सकता है। नेक्स्ट देखें। कहता है भारत की मदद
किस देश में निर्मित मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर के द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये देखिए, जो हम लोग कब से ये चर्चा में था, मांगदेछू जल विद्युत परियोजना, ये नाम से ही पता चलता है, थोड़ा सा इसका नाम डिफरेंट है, तो ये भूटान से संबंधित है। ठीक है, कहता है भूटान में भारत सहायता प्राप्त मांगदेछू जल विद्युत परियोजना यूके स्थित सिविल इंजीनियर संस्थान द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल से सम्मानित इसको किया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, तो हमको याद रखना ये कहाँ से संबंधित है, तो ये भूटान से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 4 साल के कार्यक्रम का वर्णन किस किताब में किया है? तो ये किया है रिफ्लेक्टिंग, रिकोलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग, यानी नाम देखिए 3R इसको हम कह सकते हैं, 3R। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा 4 साल का वर्णन किया गया है, किताब का विमोचन किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, रिकोलेक्टिंग है और रिकनेक्टिंग है। देखिए नाम एक जैसा है तो आप इसको कंफर्म याद रखें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। रिफ्लेक्टिंग, रिकोलेक्टिंग और रिकोलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग दोनों सुनने में एक जैसा लगता है पर दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा इनको किताब का लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हल्के लड़ाकू विमान तेजस द्वारा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल पाइथन 5 का सफल परीक्षण किया गया है। पाइथन 5 मिसाइल है, तो पाइथन 5 मिसाइल क्या है, तो ये है हवा से हवा मार कर सकने वाली मिसाइल है। देखिए साइंस टेक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, तो हमको याद रखे इसको, हवा से हवा मार कर सकने वाली मिसाइल है। तो कौन है ये, पाइथन 5 मिसाइल हवा से हवा में मार करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 12 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण के लिए फाइजर बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये पहला देश है कनाडा है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी इतनो की मौत विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष में 20 अप्रैल 2021 को युद्ध के मैदान में हो गई थी? तो देखिए कहता है किस देश के है, तो ये है चाड है, अफ्रीकी देश एक चाड है। ठीक है, चाड देश है, कहाँ है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है ये चाड देश। वहाँ के जो राष्ट्रपति कौन थे, इदरिस डेबी, आप नाम याद रखें, इदरिस डेबी। इनकी जो मौत हुआ था विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष में ही इनका मौत 20 अप्रैल 2021 को हो गया है। तो कौन सा देश है, चाड। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 2021 के प्रारंभ में भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितना है? यानी कि जो सिप्री का रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत में जो परमाणु हथियार है उसकी संख्या कितना है, तो उसकी संख्या 156 है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्न में से किस मंत्रालय ने मैं भी डिजिटल 3.0 का अभियान का शुभारंभ किया है? यानी मैं भी डिजिटल 3.0 कहिए या 3.0 भी बोल सकते हैं, मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 2020 का एशियन, इसको थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ, कहता है 2020 का एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप अप्रैल 2021 में संपन्न हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत कथन का चयन करें। इसमें जो गलत कथन है उसका चयन करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं, पहला कहता है कि भारतीय महिला भारोत्तोलन झिल्ली दल बेहेटा ने 45 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि भारतीय महिला भारोत्तोलन कौन था नाम, झिल्ली दल बेहेटा ने 45 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है। ये बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन एक है लेकिन इनके कई पॉइंट हैं, तो आप याद रखें। कहता है नेक्स्ट कहता है कि भारत की मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में कुल 119 किलोग्राम वजन उठाकर नया रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, गलत कथन का चयन करिए, तो ये कथन गलत हो जाएगा, इससे संबंधित नहीं है, एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप से संबंधित इसका नहीं है। इस चैंपियनशिप का आयोजन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में अप्रैल 2021 में हुआ था। बिल्कुल सही है। अंक तालिका में चीन शीर्ष स्थान पर रहा है, ये भी सही है। तो इसमें जो गलत कथन है, अंक तालिका में जो भारत का स्थान कितना नंबर पर रहा, तो आप ये भी याद रखें, अंक तालिका में जो भारत का स्थान था, आपसे स्थान पूछा जा सकता था, ये था 8 नंबर के था, 8वें नंबर पे भारत का स्थान था, 8वें नंबर पे था। साथ ही मीराबाई चानू की अगर यहाँ पर जिक्र हुआ है तो मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, यहाँ पर बात किया जा रहा है, क्या बात किया जा रहा है, यहाँ पर गोल्ड का बात किया जा रहा है। ठीक है,
स्वर्ण पदक जीता। देखिए स्वर्ण पदक यहाँ पर नहीं जीती थी, ये जीती थी क्या, कांस्य पदक जीती थी। तो इसके कारण क्या होता है, ये ऑप्शन जो बी है गलत है, बाकी के ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कहता है निम्न में से किस संस्था द्वारा विश्व का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायोफिल्टर यूब्रीथ लाइफ विकसित किया गया है। यानी जो स्मार्ट जो बायोफिल्टर है जिसका नाम है यूब्रीथ लाइफ, किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये किया गया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ द्वारा, यानी आईआईटी रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है। आईआईटी रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है। क्या किया गया है, एक स्मार्ट बायोफिल्टर है जो कि यूब्रीथ लाइफ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात कितना रहा है, तो कृषि निर्यात कितना रहा, तो ये रहा 41.8 अरब डॉलर रहा है 2020-21 में कृषि निर्यात। हालांकि आप देखिए अब नया डाटा आ चुका है, तो आपको नया डाटा पढ़ने पर ज़्यादा जोर देना होगा। वैसे आप जानकारी पर्पज से आप ये भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है हाल ही में विभिन्न संगठनों ने किस राज्य में तुलु को राजभाषा का दर्जा प्रदान करने और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए एक अभियान का आरंभ किया है, तो ये किया है विभिन्न संगठनों द्वारा किया गया है, कर्नाटक और केरल में किया गया है। ठीक है, तो यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा, कर्नाटक में भी है और केरल में भी है, जो कि तुलु को राजभाषा का दर्जा प्राप्त करने और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का एक मांग करते हुए एक आरंभ हो गया है। तुलु क्या है, तुलु एक द्रविड़ भाषा है। यह मुख्य रूप से कर्नाटक के 2 तटीय जिलों यथा दक्षिण कन्नड़ और उडुपी तथा केरल के कासरगोड जिलों में भी बोली जाती है। ठीक है, तो ये दोनों राज्यों द्वारा मांग किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अर्थ ओवरशूट डे 2021 कब मनाया गया है, अर्थ ओवरशूट डे ये मनाया गया 29 जुलाई को मनावल गया है। अर्थ ओवरशूट डे 29 जुलाई को मनावल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ कहता है कि अप्रैल 2021 में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवसों और उसके थीम को मिलान करें। सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए ये कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका थीम था बिल्डिंग ए फेरियर हेल्दियर वर्ल्ड, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है विश्व विरासत 18 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका थीम था कॉम्प्लेक्स फास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन इसका जो थीम है जो क्लाइमेट एक्शन, ये गलत है। थीम इसका क्या था, तो रीस्टोर अवर अर्थ था। इसका थीम क्या था, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, इसका थीम क्या था, 2021 में थीम था रीस्टोर अवर अर्थ था। वहीं बात की जाए विश्व मलेरिया दिवस जो कि 25 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसका थीम क्या था, जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, तो ये सारे सही है। जो कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल क्लाइमेट एक्शन इसका थीम नहीं होगा, इसका थीम हो जाएगा रीस्टोर अवर अर्थ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है बीडम के द्वारा 2010 के दशक में सर्वश्रेष्ठ एक देशीय क्रिकेटर किसे चुना गया, तो ये चुना गया था विराट कोहली को चुना गया था। बीडम के द्वारा एक दिवसीय सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर विराट कोहली। नेक्स्ट है स्टैंड इंडिया योजना को वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था, जिसकी अवधि को हाल ही में सरकार ने बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है, तो स्टैंड अप जो योजना था इसको कब कर दिया गया, 2025 तक बढ़ा दिया गया है। स्टैंड अप इंडिया योजना जो कि वर्ष 2016 में शुरू किया गया था, इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है 2025 तक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2016 तक, तो आप ये भी याद रखें, क्वेश्चन को बदल के भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2021 में महत्वपूर्ण संस्थाओं के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए सभी व्यक्तियों के निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो देखिए फर्स्ट कहता है लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, एस रमन बने हैं। सिडबी के नए चेयरमैन एस रमन। वहीं बात की जाए नॉस्कॉम के चेयरपर्सन कौन है, रेखा मेनन है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है, तो टीवी नरेंद्रन है। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन है, सत्य नडेला। तो यहाँ पर सारे के सारे जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की है, चुनाव कितने चरण में होगा, तो देखिए ये चुनाव जो होगा वो 11 चरण में होगा। और साथ ही आपको याद रखने कि पिछली बार भी अगर 67th बीपीएससी का भी हम बात करें तो उस समय भी चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। उस समय पूछा गया था कि इसकी घोषणा कब हुआ था, तो वो भी डेट पूछा गया था। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा चांसेज है। साथ ही आप ये भी याद रखें इसमें चुनाव से रिलेटेड कि इस चुनाव की शुरुआत कब हुआ था, तो इसकी शुरुआत हुआ था 24 सितंबर से हुआ था, एग्जैक्ट डेट याद रखें। साथ ही इसका जो समाप्ति हुआ था यानी कि आखिरी जो चुनाव हुआ था वो 22 दिसंबर तक चला था, 22 दिसंबर तक चला था, तो याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किन्हें भौतिक विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो ये दिया गया है डॉक्टर कनक साहा को।
भौतिक विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर कनक साहा को। नेक्स्ट करता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार राज्य के किस जिले में किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, तो इसका निर्माण किया जा रहा है कहाँ किया जा रहा है, तो पटना में किया जा रहा है। इसका निर्माण पटना में किया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका निर्माण बिहार राज्य के किस जिले में किया जा रहा है, बिहार राज्य के किस जिले में, तो ये पटना में किया जा रहा है। हो सकता है स्टेट भी पूछा जाए आपसे। नेक्स्ट देखते हैं, कहता वास्तुकला के क्षेत्र में वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित प्रित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है, वर्ष 2021 का, तो ये दिया गया है, तो ये देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, एक से अधिक लोगों को मिला है, जीन फिलिप वासल एवं एनी लेकेटॉन, एनी लेकेटॉन या एनी लेकोसन, जो भी इस तरह से उसका बोल सकते हैं। तो जीन फिलिप और एनी लेकेटन को दिया गया है, संयुक्त रूप से दिया गया है, वर्ष 2021 का प्रित्जर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके तहत क्या दिया जाता है, $1 लाख का राशि दिया जाता है। ठीक है, और ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिए जाने वाला श्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति को सम्मानित किया गया है। क्योंकि ये बिहार के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये हो जाएंगे जितेंद्र कुमार हो जाएंगे, जितेंद्र कुमार हो जाएंगे, जो कि इनको 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा बिहार के जितेंद्र कुमार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। तो कौन सा नाम क्या है, जितेंद्र कुमार को। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है आयुष समाज मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेवारी क्या है, कहता है आयुष समाज मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेवारी क्या है, तो ये है एक, कहता है आयुर्वेद और कोविड-19 महामारी पर सबसे बड़ा जन जागरूकता अभियान है। आयुष समाज मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेवारी क्या है, तो एक प्रकार की ये क्या है, अवेयरनेस प्रोग्राम है जो कि लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया था। आयुर्वेद और कोविड-19 महामारी पर सबसे बड़े जन जागरूक अभियान कार्यक्रम है ये। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है, तो ये इसके स्थान पे कौन है, तो ये है कर्नाटका हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पे है, तो ये है कर्नाटका है। मैं क्वेश्चन को रिपीट इसलिए ज़्यादा कर दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको सुन सुन के ही बहुत ज़्यादा याद हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं रिपीट करते हुए बोलते चलता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं निम्न में से किस भारतीय शहर को ग्लोबल ट्रैफिक कंजेशन रैंकिंग 2021 में दूसरा स्थान मिला है। कहता है निम्न में से किस भारतीय शहर को ग्लोबल ट्रैफिक कंजेशन रैंकिंग 2021 में दूसरा स्थान मिला है, तो किसको मिला है, ये मिला है मुंबई को मिला है। दूसरा स्थान किसको मिला है, मुंबई मिला है। मॉस्को दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर बन गया है इस सूची के सुना, यानी कि इसके ग्लोबल ट्रैफिक कंजेशन के अनुसार जो मॉस्को हो गया वो सबसे दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ वाला शहर बन गया है। इस सूची में मुंबई दूसरे स्थान पर रहा। यह रैंकिंग 57 देशों के 416 शहरों के अध्ययन के बाद जारी किया गया है। ठीक है, तो उसके अनुसार ये इंडिया दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। क्या नाम है, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन, तो ये किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, इसके अलावा राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन, ये तीनों का सम्मिलित प्रयास से शुरू किया गया है। तो नाम याद रखें, फर्स्ट है राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन, फिर है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सम्मिलित प्रयास से ये शुरू किया गया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहता है हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को शामिल किया गया है। तो ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थल है, तो ये है धौलावीरा, धौलावीरा को शामिल किया गया है। साथ ही आपको याद रखना कि धौलावीरा भारत का 40वां यानी 40 नंबर का विश्व धरोहर स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये प्रथम स्थल हो गया। ठीक है, धौलावीरा की खोज 1968 में कौन किए थे, तो जगतपति जोशी किए थे। चूंकि अभी ये चर्चा में है तो आप इसके बारे में कंप्लीट जानकारी रखें, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये 40वां विश्व धरोहर स्थल है, तो आपको याद रखें 40वां नंबर का है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन थ्रस्ट संबंधित है। ऑपरेशन थ्रस्ट किससे संबंधित है, तो ये अनाधिकृत पैकेज पेयजल की बिक्री पर रोक से संबंधित है ऑपरेशन थ्रस्ट। ठीक है, ऑपरेशन थ्रस्ट किसके द्वारा चला गया, आरपीएफ द्वारा चालू किया गया था इस कार्यक्रम, जिसके उद्देश्य रेल यात्रियों के लिए अनाधिकृत पैकेट पेयजल की बिक्री पर रोक है, यानी कि जो अनऑथोराइज्ड जल होता है जो जैसे तैसे भर के लोग बेचते रहता है उस पर रोक लगाना है। ठीक है, ऑपरेशन थ्रस्ट। नेक्स्ट देखते हैं,
सक्षम अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बाजार का घटक है? भारतीय बाजार का घटक है, तो कहता है ना इनमें हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे। भारतीय बाजार का घटक कौन कौन सा है? तो ये हो जाएगा कोषागार बिल हो जाएगा, कोषागार बिल हो जाएगा, वाणिज्यिक बिल हो गया, वाणिज्यिक पेपर हो गया, फिर हो जाएगी इसके अलावा हो जाएगा कॉल मुद्रा हो जाएगा, तो ये भी है। वाणिज्यिक बिल हो गया, वाणिज्यिक कॉल मुद्रा हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो जाएगा? तो कोषागार बिल हो जाएगा, वाणिज्यिक पेपर हो जाएगा, तो ये सारे हैं, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा। भारतीय मुद्रा बाजार का घटक कौन सा हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। वाणिज्यिक बिल, कॉल मुद्रा, वाणिज्यिक पेपर हो जाएगा, कोषागार बिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर जुड़ी हुई है? यानी कि भारतीय समस्या को जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है। तो कहता है मुद्रास्फीति हो गया, राजकोषीय घाटा हो गया, चालू खाता घाटा हो गया, निवेश की कमी हो गया। तो ये सारे के सारे जो है भारतीय समस्या है के रूप में है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ल है। मुद्रास्फीति हो गया, राजकोषीय घाटा हो गया, निवेश की कमी हो जाएगा, चालू खाता घाटा हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे संबंधित है, भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? स्वावलंबन योजना प्रारंभ किया गया था, तो ये देखिए 2010 में शुरू किया गया था स्वावलंबन योजना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो देखिए मिशन इंद्रधनुष अभी रिसेंटली इसमें इसका जो नेक्स्ट सेशन है वो भी लॉन्च किया गया है, मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये चर्चा में है, तो आप इसके याद रखें। इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये किया गया था बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण के लिए, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली चर्चा है, आप चाहे तो इसके बारे में गूगल करके आप डिटेल इसके बारे में पढ़ लें, बेटर होगा, क्योंकि संभावना बहुत ज़्यादा है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो बच्चे और गर्भवती महिलाओं से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है ड्यूटी ड्रा बैंक का आशय क्या है? ड्यूटी ड्रा बैंक का आशय क्या है? तो ये हो जाएगा निर्यातकों को आयातों की शुल्क की वापसी करना, निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी करना ड्यूटी ड्रा बैंक का आशय है, निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी करना। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है, यानी कहता है कि भारत में बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उनको प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा निजीकरण नीति हो जाएगा, वैश्वीकरण नीति हो जाएगा, उदारीकरण नीति हो जाएगा, ये तीनों से संबंधित है। तो कौन कौन हो जाएगा? निजीकरण नीति कहलाएगा, वैश्वीकरण नीति कह जाएगा, और इसके अलावा क्या हो जाएगा? उदारीकरण के भी नीति को हम कह सकते हैं। तो यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना, ये क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, तीनों हो जाएगा इसके अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में स्वतंत्र व्यापार के क्षेत्रों की स्थापना की गई है। स्वतंत्र व्यापार के क्षेत्रों की स्थापना किया गया है, कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है निर्यात उद्योग के संवर्धन के लिए, निर्यात उद्योग के संवर्धन के लिए भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस जिले में विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो देखिए बिहार के, देखिए ये किया गया है पटना में, किया गया पटना में है। कहता है बिहार के किस जिले में विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो पटना है, ठीक है। कहता है बिहार के पटना जिले में कितना है? तो हम याद रख सकते हैं इसमें कितना है? 14 है। इसके अलावा पूर्वी, इसके बाद जो आता है पूर्वी चंपारण आता है, जहाँ पर 12 विधानसभा क्षेत्र है एक जिला में। गया व मुजफ्फरपुर में 10-10 विधानसभा सीटें हैं, तो आपको याद रखना है। बिहार में विधानसभा की कुल सीटों की बात किया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 243 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के अनुसार वर्ष 2019-20 में कुल फसल क्षेत्रफल में खाद्यान्न फसलों का प्रतिशत कितना रहा था? तो ये रहा था 94.1%, 94.1% रहा था। कहता है बिहार सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के अनुसार वर्ष 2019-20 में कुल फसल क्षेत्रफल में खाद्यान्न फसलों का प्रतिशत कितना था? तो 94.1% खाद्यान्न था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य का बजट का आकार कितना है? यानी कि 2021-22 के लिए बिहार का बजट का आकार कितना है? तो ये कितना है? 2,18,303 करोड़ रुपया है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2,18,303 करोड़ रुपया बिहार का बजट है,
किसके लिए? वर्ष 2021-22 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर तक सजाएं। उत्तर से दक्षिण की बात किया जा रहा, तो देखिए ये हो जाएगा नल्ला लाई हो जाएगा, नल्ला मलाई, जावादी हो जाएगा, नीलगिरी हो जाएगा, अन्ना मलाई हो जाएगा। यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ हम मिलाएंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कहता है कि निम्न में से कौन सा सुमकिलित नहीं। देखिए सिपकिला दर्रा कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही। लिपुलेख दर्रा उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। जोजिला दर्रा कहाँ है? वर्तमान कश्मीर में था, लेकिन वर्तमान में ये लद्दाख में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिपुलेख दर्रा कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है भारत एवं पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र सर क्रीक अवस्थित है। जो सर क्रीक है वो कहाँ है? तो कच्छ के रन ऑफ कच्छ में है। रन ऑफ कच्छ में है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र कहाँ है? रन ऑफ कच्छ में है। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? सही नहीं है, तो ये देखिए कहता है फर्स्ट कहता है कि छत्तीसगढ़ का मैदान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल सही। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में, बिल्कुल सही। वृष्टि छाया प्रदेश कहाँ है? महाराष्ट्र है, बिल्कुल सही है। लेकिन मलनाड, मलनाड कहाँ? आंध्र प्रदेश में नहीं है। मलनाड कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है, जहाँ सघन वन मिलता है। ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश महाराष्ट्र के लातूर क्षेत्र में है और कर्नाटक में भी मिलता है, तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर कहाँ हो जाएगा? मलनाड कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में ना होकर ये कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है? कहता है कि कौन सा जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है, तो ये हो जाएगा, तो देखिए प्रोटो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति हो जाएगा। इसमें से क्या हो जाएगा? तो इसमें से हो जाएगा संथाल हो जाएगा, और इसके अलावा भील हो जाएगा। संथाल और भील जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति है। इसके अलावा और भी आप याद रख सकते हैं, जैसे क्या हो जाएगा? येरुवा, येरुवा भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति हो जाएगा। ठीक है, तो अब याद रख सकते हैं संथाल, भील, एरुवा, ये क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहता है ब्रह्मपुत्र नदी इनमें से किन नाम से नहीं जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो होता है कौन सा नाम से नहीं जाना जाता है? तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को दिसांग नाम से नहीं जानते हैं। दिसांग नाम से नहीं जानते हैं। देखिए इसको दिहांग नाम से जाना जाता है, यमुना नाम से जाना जाता है, सांगपो नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको चीन में क्या है? चीन में सांगपो नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में क्या दिहांग के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में इनको जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को, लेकिन दिसांग ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे गर्म जलकुंड सूर्यकुंड कहाँ अवस्थित है? जो गर्म जलकुंड है सूर्यकुंड वो कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? हजारीबाग में है। ठीक है, हजारीबाग जो कि झारखंड में मौजूद है। तो यहाँ का तापमान कितना होता है? जिसका तापमान होता है 88 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा सुमकेलित नहीं है? सुमकेलित नहीं है, तो देखिए कहता है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है, बिल्कुल सही है। कहता तिलैया बांध कोनार नदी, ये गलत है। तिलैया बांध कोनार नदी पे नहीं है। तिलैया बांध क्या है? कोडरमा जिले में है, जो कि झारखंड में पड़ता है, और ये बराकर नदी पे है। तिलैया बांध बराकर नदी पे है, ये पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन कई एग्जामों में। और वहीं बात की जाए गांधी सागर की, तो ये चंबल नदी पे है, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में पड़ता है। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, किस फसल के लिए 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा ढलान युक्त जमीन की आवश्यकता होती है? तो ये होता है चाय के लिए होता है। चाय के लिए जो होता है ना, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, और इसके लिए ढलान युक्त जमीन की भी जरूरत पड़ता है। वर्तमान में अगर इसका क्षेत्र की बात किया जाए तो आसाम हो गया, आसाम का दार्जिलिंग क्षेत्र हो गया, तमिलनाडु का नीलगिरी का पहाड़ी क्षेत्र हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्नलिखित सागरों में का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो ये देखिए हो जाएगा उत्तर से दक्षिण, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कारा सागर हो जाएगा, श्वेत सागर होगा, काला सागर हो जाएगा, फिर लाल सागर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस लाइन के सबसे निकट निम्नलिखित में से कौन सा संधि है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस लाइन के निकट जो सबसे संधि जो हो जाएगा, निकट का संधि हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बेरिंग जल संधि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्थानांतरित कृषि और संबंधित देश की सूची सुमकेलित नहीं है। कौन सा मतलब सही सुमकेलित नहीं है? तो ये देखिए हो जाएगा, कहता है
झूम कृषि भारत से संबंधित है, बिल्कुल सही है। मसोले कांगो मध्य अफ्रीका से संबंधित है, बिल्कुल सही है। लद्दाख श्रीलंका, ये गलत हो जाएगा, लद्दाख श्रीलंका नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा मिस्पा देखें, मेक्सिको से मध्य अमेरिका से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और लद्दाख जो होगा ये इंडोनेशिया या मलेशिया से हो जाएगा। लद्दाख जो होगा इंडोनेशिया या मलेशिया से संबंधित हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है किस शहर को दक्षिण अमेरिका में चौड़े रोड के कारण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है? किस शहर को? तो ये कहा जाता है रियो डी जेनेरियो को। रियो डी जेनेरियो को अमेरिका के चौड़े रोड के कारण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका का। पेरिस कहा जाता है कहाँ है? तो ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिकी कॉन्टिनेंट में हो जाएगा, जो कि ब्राजील में पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन अधिकता की दृष्टि से बिहार के जिले का सही क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा, देखिए सबसे ज़्यादा जो वन हो जाएगा ये हो जाएगा कैमूर में हो जाएगा, फिर पश्चिमी चंपारण, रोहतास और जमुई में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा दृष्टि से बिहार का सही जिले का क्रम क्या हो जाएगा? वन अधिकता की दृष्टि से कैमूर हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, जमुई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के शैलों के निर्माण का काल एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सही संकलित नहीं है? तो ये देखिए, कहता है धड़वार संरचना जमुई गया, बिल्कुल मुंगेर में, बिल्कुल सही है। बिंदी हो जाएगा कैमूर रोहतास में हो जाएगा। टर्सरी रोहतास बांका में नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। टर्सियरी जो हो जाएगा रोहतास बांका में नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? सबसे नवीन संरचना क्वांटरी संरचना जो गंगा के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। और टर्सियरी की अगर बात किया जाए तो पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है, जिसके निर्माण में हिमालय की उत्पत्ति के समय है, ठीक है। और क्वार्टरनी हो जाएगा उत्तर मध्य गंगा का मैदान हो जाएगा, ठीक है। तो टर्शियरी हमको याद रखना है कहाँ से है? पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है, जिसके निर्माण में हिमालय की उत्पत्ति से हुआ है, यानी कि हिमालय का श्रेणी से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था? तो ये देखिए 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा ये शासन को क्या दिया गया था? ब्रिटिश शासन ब्रिटिश संसद को के अधीन कर दिया गया था। क्या हुआ था कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था, 1857 में जो विद्रोह हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था, उसके बाद ही क्या हुआ था कि जो कंपनी का जो शासन व्यवस्था सब सारे ये ब्रिटिश संसद के अधीन हो गया था। तो आप इस चीज़ से आप यहाँ से इंटर रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों का सही क्रम क्या है? जो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, ठीक है, को याद रखना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके समय क्या जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द को जोड़ा गया था। तो इसका सीधे क्रम ये है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया था? तो ये किया था 22 जनवरी 1947 को पास किया था। कथन कि संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था, 22 जनवरी 1947 को किया था, ठीक है। और इसको संविधान की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, तब याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं। कहते कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, कहता है कि वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए जो ऑप्शन कहता है वो कहता जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये है। फिर कहता है कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा का सदस्य चुने जा योग्य हो, ये कोई जरूरी नहीं है। किसी लाभ के पद पे ना हो, तो यानी कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 सही है। इसमें जो कथन 2 है और कथन 4 सही है, बाकी के गलत हैं। नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए जो योग्यता क्या होना चाहिए, तो पहला होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष हो गया हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो, यानी लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पे ना हो। तो ये कुछ जो शर्त है जो कि भारत के राष्ट्रपति के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं।
निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था? कहता है किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल नहीं हुआ था लागू? तो ये तो 1965 में लागू नहीं हुआ था। वहीं 1971 की बात किया जाए तो उस समय हुआ था, जो भारत पाक युद्ध हुआ था, बांग्लादेश का जो गठन हुआ था उस समय। 1962 में चाइना के समय युद्ध के समय। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी के द्वारा लगा था, आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया है? संविधान को जो कौन सा भाग है उसको दिया गया था? तो संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है, और उस मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया है। ठीक है, और भारतीय संविधान जो मौलिक अधिकार है, कहाँ? अनुच्छेद 12 से 35 तक है, इसका व्याख्या किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहता है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किया गया था मोरारजी देसाई के जब सरकार था, मोरारजी देसाई के सरकार के समय बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। याद रखें, यहाँ बात की जाए प्रधानमंत्री की तो कौन थे? मोरारजी देसाई। लेकिन बात की जाए कि किनकी अध्यक्षता में, तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में किया गया था, 1969 में। और ये इसी 1969 में इसरो की स्थापना भी हुई थी, तो आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ों को इंटर रिलेट करके समझे। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो गठन किया गया था, मोरारजी देसाई जो कि प्रधानमंत्री थे, और वीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था? तो कहता है कि नहीं जोड़ा गया था। तो ये देखिए नेपाली भाषा है, नेपाली भाषा को नहीं जोड़ा गया था। जो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा को नहीं जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था किसके? मैथिली को, संथाली को, डोगरी के, और एक भाषा और था, बोडो भी था इसमें। तो वहीं नेपाली की बात नहीं किया जाए, नेपाली को नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, और नेपाली को अगर बात किया जाए तो 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, और 1992 में 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली को जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। तो याद नहीं रखें, यहाँ पर 92वां संविधान संशोधन है, लेकिन वहाँ पर 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ था। तो आपको देखिए यहाँ पर सीधा आपको देखिए इससे जोड़ा जाए, क्वेश्चन हमेशा अक्सर जो पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए 1967 में अगर बात की जाए तो 67 में सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और वहीं 1992 में अगर बात की जाए, 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ था, 71वां संविधान संशोधन उस समय जोड़ा गया था। हम इसको ट्रिक से थोड़ा सा याद रखें, इसको ट्रिक है नमक। नमक, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी, तो नमक को जोड़ा गया था 1992 में। वहीं बात किया जाए कि इसके बाद जो कि 92वां संविधान संशोधन किया गया था, तो 92वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, कौन 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था बीड़ी माचिस, यानी कि 4 भाषा जोड़ा गया था, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो 92वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था मैथिली, संथाली, डोगरी और एक बोडो। ठीक है, और साथ ही आपको याद रखना है कि 92वां संविधान संशोधन हुआ था कब? तो ये हुआ था 2003 में हुआ था, तो याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि भारत में किस लोकसभा के कार्यकाल में 2 बार विस्तार किया गया है? कहता है कि भारत में किस लोकसभा के कार्यकाल में 2 बार विस्तार किया गया? तो 2 बार विस्तार कब किया गया था? तो ये किया गया था जो 5वीं लोकसभा हुआ था, 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल था उस समय 2 बार इसमें विस्तार किया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हुआ था, उसके कारण इसमें विस्तार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किसके द्वारा हुआ था? संसद द्वारा पारित अधिनियम से हुआ था। ठीक है, संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा ही हुआ था, महिला आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, और ये गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय बन गया। ठीक है, जिसका गठन महिला आयोग ने कब किया था? अधिनियम 1990 के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1992 में किया गया था। कहा था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 आया, लेकिन ये बना कब? 1992 में गठन किया गया था। और अगर इसका उद्देश्य की बात किया जाए तो महिलाओं के संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। ठीक है, और इसके अलावा शिकायतों का निवारण करना और महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामले में सरकार को सलाह देना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
कहता है रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी, कौन सी बीमारी हो सकता है? रक्त में यदि आरबीसी बढ़ जाता है तो क्या होता है? तो ये होता है पॉलीसाथेर्मिया, यानी आरबीसी बढ़ने से पॉलीसाथेर्मिया हो जाता है। रक्त में आरबीसी बढ़ने से पॉलीसाथेर्मिया होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा रोग आनुवांशिक रोग नहीं है? तो आनुवांशिक रोग नहीं है, जैसे देखिए कहता है सिकिल सेल एनीमिया, ये अनुवांशिक रोग है। हेमीफेलिया अनुवांशिक रोग है। डाउन सिंड्रोम अनुवांशिक रोग है। टर्नर सिंड्रोम अनुवांशिक रोग है। ठीक है, तो इनमें से सारे जो रोग है वो अनुवांशिक रोग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न उपकरणों में किसका रक्तचाप को मापन में के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी रक्तचाप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, जो पथरी होती है वो किसकी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। जो मानव गुर्दा में जो पथरी होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए असत्य कथन क्या हो जाएगा? इनमें से क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, ये असत्य कथन है। ठीक है, इसके अलावा बात करें, ये केवल गुणसूत्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही। इसका आकार 1 से 10 माइक्रोन होता है, बिल्कुल सही। इसमें माइटोसिस कोशिका विभाजन नहीं होता है, बिल्कुल सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोसिस विभाजन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सफेद के अंडे के सफेद भाग में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? जो अंडा का जो सफेद भाग होता है उसमें क्या होता है? प्रोलैमिन्स होता है। इसमें क्या होता है? अंडे का सफेद भाग में प्रोलैमिन्स होता है। अंडे का सफेद भाग में क्या होता है? प्रोलैमिन्स होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी रोग विषाणु जनित रोग हैं? तो कहता है ना कि ये हो जाएगा ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है, मम्स, रेबीज, हर्पीज, ये सारे के सारे विषाणु जनित रोग है। मम्स, रेबीज, हर्पीज कौन सा है? तो ये विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट देखते हैं, शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा ही बनता है? शक्कर के किण्वन में कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो ये बनता है इथाइल अल्कोहल बनता है। इथाइल अल्कोहल बनता है शक्कर के किण्वन के दौरान, इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहते हैं एपी कल्चर कहते हैं। एपी जो कल्चर मधुमक्खी पालन का होता है। नेक्स्ट है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी हड्डियां कान से संबंधित नहीं है? तो देखिए कौन सी हड्डियां कान से संबंधित नहीं? तो ये देखिए, कान में मुख्यतः तीन हड्डियां होती है, जो कि कान में सबसे छोटी हड्डी भी होती है स्टेपिस, याद रखें आप, पूछा जा चुका है क्वेश्चन, कई तरह के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए जो कहता है यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी हड्डियां कानों से संबंधित नहीं है, तो देखिए कानों का हड्डियां कहें, पेटीला नहीं है। पेटीला कहाँ की है? पेटीला घुटनों में पाई जाती है। इसके अलावा स्टेपिस, इनकस, मेलियस, ये सब कानों की हड्डियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक होती है? किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक होती है? तो ये देखिए कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या सर्वाधिक ज़्यादा होता है। कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या 80 होता है। बिल्ली में बात किया जाए तो बिल्ली में 38 होता है, कुत्ता में 78 होता है एवं चिंपांजी में 48 गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, और चिंपांजी में कितने होते हैं? 48 होते हैं। तो यही कारण है कि मनुष्य का जो गुणसूत्र है लगभग इससे 2 ही ज़्यादा है, यानी कि मिलता जुलता। यही कारण है कि चिंपांजी भी मनुष्य से लगभग मिलता जुलता उसी टाइप के मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है शरीर में HIV वायरस किस सिस्टम को असर करता है? तो ये करता है प्रतिरक्षा को, यानी जो इम्यून सिस्टम होता है, उस पर आघात पहुंचाता है HIV वायरस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कार्बन परिवार ग्रुप 14 के अंतर्गत कौन नहीं आता है? ग्रुप 14 के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो ये आता है मैग्नीज नहीं आता है ग्रुप 14 के अंतर्गत। जो ऑप्शन डी हो गया मरकरी नहीं आता है, यहाँ मैग्नीज लिखा गया है, मैग्नीज नहीं होगा, सॉरी मरकरी नहीं होगा। ग्रुप 14 के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? तो मरकरी नहीं आता है ग्रुप 14 के अंदर। यह समूह 12 के अंतर्गत आता है। कार्बन परिवार में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एवं लेड आता है। ठीक है, और इस समूह की बातों का अच्छा कितना 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जल की अस्थायी कठोरता किस कारण होती है? जल की अस्थायी कठोरता, कहता है जल की अस्थायी कठोरता किस कारण से होती है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट आयरन की उपस्थिति के कारण होता है। तो यानी कि इनमें से ऑप्शन 1 से अधिक हो जाएगा।
एक से अधिक हो जाएगा। किसके कारण होता है? कैल्शियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट आयनों की उपस्थिति के कारण ही होता है। जल की अस्थायी कठोरता होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराध्वनियों की तरंगी तो ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होगा वही कहलाएगा पराध्वनिक तरंगे कहलाएगा। ठीक है, और मनुष्य के लिए कितना है? मनुष्य सुन सकता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है मनुष्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बॉक्साइट का आणविक सूत्र क्या होता है? बॉक्साइट का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ये हो जाएगा Al2O3 2H2O होता है। बॉक्साइट का आणविक सूत्र होता है Al2O3 2H2O। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किसे द्रव सोना कहा गया है? तो द्रव सोना किसको कहा गया है? पेट्रोलियम को ही द्रव सोना कहा गया है। पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा गया है। ठीक है, साथ याद रखें पेट्रोलियम भारत में बम्बई हाई, गुजरात के अंकलेश्वर हो गया, असम के डिगबोई और नाहरकटिया इत्यादि स्थलों पर भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? तो क्वांटम संख्या जो होती है वो मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्या में जो 4 प्रकार में हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा जिसको के से डिनोट करते हैं, द्विअंशीय होता है जिसको आई से डिनोट करते हैं, चुंबकीय कहते हैं जिसको एम से डिनोट करता है, और चक्र होता है जिसको एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मुख्य हो गया, द्विअंशीय हो गया, चुंबकीय हो जाएगा और चक्रण हो जाएगा। क्वांटम 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है एल्किन में कौन सा बंधन होता है? तो एल्किन में क्या होता है? द्विबंधन होता है। एल्किन में द्विबंधन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है द्रव के बूंद का आकार गोलीय होने का कारण क्या है? तो गोलीय होने का कारण है पृष्ठीय तनाव के कारण गोलीय होता है। नेक्स्ट देखते हैं। कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है? कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है? तो देखिए ये कार्य विस्थापन क्या होता है? कार्य यानी कि डब्लू जो होता है, डब्लू जो होता है बल गुने विस्थापन होता है, डब्लू गुने डब्लू बराबर एफ एस होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है बैगनी रंग के तरंग दैर्घ्य के संबंध में सही है। तो बैगनी रंग के तरंग दैर्घ्य में क्या है? तो इसका तरंग दैर्घ्य सभी तरंग दैर्घ्यों से कम होता है। बिल्कुल सही है। इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है बैगनी का कितना होता है? 3800 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, जो कि सभी तरंग दैर्घ्यों से कम है। और अगर सबसे ज्यादा की बात की जाए तो सीधे 7800 होता है। वो क्या होता है? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था 1932 ईस्वी में किया था। ठीक है, और न्यूटन क्या है? एक आवेशहीन कण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है। यह कथन निम्न में से किस से संबंधित है? तो यह है किरचॉफ के नियम से संबंधित है। किरचॉफ के अनुसार क्या होता है? एक अच्छा जो उत्सर्जक होता है वही एक अच्छा अवशोषक भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है? अनंत हो जाता है। समतल दर्पण क्या होता है? अनंत हो। इसका वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्योंकि समतल दर्पण क्या होता है? सीधा होता है, तो उसमें रेडियस तो बन ही नहीं पाता, इसलिए अनंत उसको मान लेवल किया है। नेक्स्ट देखते हैं। डब्ल्यू का विस्तारित रूप है। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा डब्ल्यू का, ये क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। डब्ल्यू का होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, ये इंटरनेट से जुड़ा एक दस्तावेज है। डब्ल्यू आपस में जुड़े हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने की एक प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक क्या हो गया? वाट हो गया, यानी कि जूल पर सेकेंड होता है। वहीं बात किया जाए नेक्स्ट। ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बना होता है? तो ओजोन होता है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। 3 ओजोन को हम लोग O3 लिखते हैं। तो ओजोन 3 परत से मिलकर बना होता है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से। तो फिर यहाँ पर देखिए 140 क्वेश्चन का जो सेट है, सेट नंबर जो 12 ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे 10 न्यूमेरिकल होते हैं, जो कि न्यूमेरिकल के लिए हम अलग से सीरीज लेके आ रहे हैं। इसके बाद चैनल पे जल्द ही अपलोड किया जा रहा है। तो फ्रेंड तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।